एवरीवन, दिस इज वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ कार्टोग्राफिक वाले जो टॉपिक्स थे उसको कवर कराया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे जून के लिए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मार्च का पूरा टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दें। अब जो बचा हुआ अप्रैल का टाइम है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। उसकी हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को लगेगा कि 2 महीने को हम कैसे यूटिलाइज करें पेपर 1 और पेपर 2 के साथ। आज की जो वीडियो रहेगी वो बेसिकली यूपी जीडीसी एग्जाम से रिलेटेड है। उसके पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईच क्वेश्चन की मार्किंग क्या है, और जो जीएस वाला सिलेबस है, जीएस वाला टॉपिक है जो सबके लिए कॉमन है, उसका सिलेबस क्या है। और जो पर्टिकुलर जो बच्चे ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं इस चैनल पर, उनको मैं ये कंपेयर करके दिखाऊंगी इस वीडियो में कि जो नेट का सिलेबस है और जो यूपी जीडीसी का सिलेबस है उसमें आखिर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो यूपी जीडीसी का जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी डेट हमें पहले ही पता चल चुकी है। 31 मई 2026 को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। यानी आज मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो 2 अप्रैल को बना रही हूँ। तो यानी 2 अप्रैल से 31 मई का अगर हम टाइमिंग देखें तो करेक्ट आपके पास 1 अप्रैल का महीना पूरा है और 1 मई का महीना, यानी आपके पास टोटल 2 महीने हैं। ठीक है, तो ये एक तो ना तो ज़्यादा कम टाइम है ना ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा है। हमारे पास टाइम एकदम लिमिटेड है, 2 महीने। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी पर पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दें तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। इसकी वैकेंसी देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट में, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिंक कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, परीक्षा रा बड़ा है, सॉरी। ठीक है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं उसमें सबसे पहले ये तो आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टोटल आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिसमें से 30 क्वेश्चन, मतलब एक ही पेपर पूरा होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट जैसे मान लो किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से होगा। लेकिन मैथ्स का अलग है थोड़ा। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, उनके जो सब्जेक्ट है वो उसके क्वेश्चन 70 दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो 120 क्वेश्चन हैं ये हमारे टोटल 150 नंबर के हैं। यानी अगर इनका अप्रॉक्सीमेशन निकालें तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का दिया है। इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। यानी 2 घंटे में तो आप लोगों को अभी से ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि 2 घंटे में आप 120 क्वेश्चन टारगेट कर पाओ। ठीक है, 2 घंटे में 120 करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जीएस के 30 क्वेश्चन है ना, तो जीएस का सिलेबस क्या है पहले वो देखते हैं। जीएस में पहला दिया है जनरल साइंस पूछेंगे। ठीक है, जनरल करंट इवेंट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो वाले। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इंक्लूड करना है, यानी एंशियंट मेडिवल पढ़ने के साथ साथ हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़नी है और इकोनॉमी पढ़नी है। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड के, अगर जो बच्चे ज्योग्राफी वाले हैं उनका तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इसमें रीजनिंग और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के हो सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये लास्ट में एक नोट दिया था सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस ऑफ टॉपिक विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, जो उत्तर प्रदेश में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट इवेंट्स चल रहे हैं, करंट में कोई जीआई टैग मिला है, करंट में कोई नेशनल पार्क है, या फिर करंट में कोई हिस्टोरिकल साइट ऐसी हुई है, डेवलप करी गई है, मतलब उसको खोजा गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अवेयर, यानी एक तरीके से यूपी का करंट एक तरीके से मान लो। ठीक है, ये बोल रहे हैं डायरेक्ट वो। तो ये समझ में आ गया, ये पूरा आपका किसका सिलेबस था, यूपी जीडीसी का प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले। देखो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 30 क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चंस के लिए आपको ये 6 के 6 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उन 90 सब क्वेश्चंस की। देखो उनसे पहले, जैसे मैं इस वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करूँगी तो वो पूरी ज्योग्राफी की बनाऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को मेंस का बता देती हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है ना, जिसको हम लिखित परीक्षा कहते हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी आपको लिखना है राइटिंग वाला पोर्शन, जो टोटल 200 नंबर का है। ठीक है, 3 घंटे टाइम देगा। देखो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना चैलेंजिंग है, लेकिन इसको भी उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया गया 10-10 के। जो सेक्शन ए है आपका 10 नंबर का, उसमें वर्ड लिमिट्स दी है 125 मार्क्स। ठीक है, यानी आपको 10 क्वेश्चन 125 वर्ड्स में लिखने हैं, एक क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे।
और जो आपको 10 क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है 200 पे 200 वर्ड्स, और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 12 नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, यही सेम पूरा स्ट्रक्चर हर सब्जेक्ट में अप्लाई किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को, सिलेबस को डिकोड करना, कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से कितना अलग है उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। लोगों ने अभी तक देख लिया है कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पैटर्न है वो कैसे आएगा, प्रीलिम्स का कैसे पैटर्न आएगा, मेंस का कैसा पैटर्न आएगा। जैसे कि प्रीलिम्स में टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो मैं 90 क्वेश्चंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं ये इसमें ज्योग्राफी का ही डिस्कस करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं सारे सिलेबस को बताऊं तो मैं जो यूपीजीडीसी की जो पीडीएफ आई थी उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक सेंड कर दूंगी, और आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन का जो पहला कमेंट है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने एक चीज़ देखी, मैं देख के देखो, मैंने ये तो मेरा नेट का सिलेबस है और ये मैंने यूपीजीडीसी का अलग से निकाल दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी नेट में भी है, उसमें भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी ठीक है, उसमें भी सेकंड है, थर्ड ओशनोग्राफी। फिर मुझे ये लगता है कि जो हमारा सिलेबस का जो पैटर्न है ना वो एज इट इज़, यानी जो फॉर्मेट कहते हैं ना थीम वाइज, थीम पूरी नेट से रिलेटेड है, ठीक है, पूरी एग्जैक्ट वही है। अब जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारा नेट का सिलेबस है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ अर्थ नहीं है, यानी ये टॉपिक नया है हमारे लिए, ठीक है। मैं वो टॉपिक बता रही हूँ जो हमारे नेट के सिलेबस में नहीं है। एक तो है ओरिजिन ऑफ अर्थ, एक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हालांकि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन बेसिन फॉर्मेशन ये भी नहीं है हमारे पास, मतलब प्रॉपर नहीं है कि मतलब ऐसे तो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह दी, तो देखो प्लेट टेक्टोनिक्स है इसमें, अर्थ मूवमेंट सिस्मिसिटी ये सब है, अर्थ मूवमेंट भी है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में प्रॉपर नाम दिया है डेविस बैंक, ठीक है, ये तो उसमें भी है। कॉसेस एंड टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक हजार्ड, देखो जियोमॉर्फोलॉजी का जो नेट का और जो यूपीजीडीसी का सिलेबस है उसमें नई चीज़ क्या है, पहला ओरिजिन ऑफ अर्थ, दूसरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तीसरा थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओरिजिन बेसिन फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक्स आपके नए हो जाते हैं जो नेट के सिलेबस में उतने नहीं क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो मैं सिर्फ वो एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि नेट का सिलेबस मैं 1-2 बार और बता चुकी हूँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोगों को थोड़ा और पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी सिलेबस को कंपेयर करूँ यूपीजीडीसी वाले सिलेबस में, तो मैं देख रही हूँ कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है, मैं वो टॉपिक बता रही हूँ जो इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें एक टॉपिक नहीं है स्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, हालांकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन नेट में ऐसी कोई लाइन नहीं दी है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी एनसो तो इसमें भी दिया है पहले से ही, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, देखो एक ये टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब नेट के सिलेबस में प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया है, क्या स्पेसिफाई किया है कि हमें कॉपन का और थॉर्नवाइट का पढ़ना है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी बेसिकली हमको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें कॉपन और थॉर्नवाइट को ही पढ़ना है, ठीक है। तो लैंग्वेज का अंतर है, बाकी समझने वाले नेट से कंपेयर करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओशनोग्राफी के सिलेबस की, ठीक है। मैं ओशनोग्राफी का सिलेबस देखती हूँ एक बार। बॉटम रिलीफ तो है इसमें, ओशियन वाटर है, कंपोजिशन है, ओशियन डिपॉजिट्स, हाँ इसमें एक नया टॉपिक आया है जो यूपीजीडीसी के सिलेबस में है, वो है ओशियन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ। ये टॉपिक आपके नेट के सिलेबस में नहीं है, कोरल रीफ ऐसे एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया है, हालांकि ओशनिक डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ओशनिक डिपॉजिट भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं नेट में। तो एक्स्ट्रा चीज हमें क्या मिली, ओशनिक डिपॉजिट हमें पढ़ना है, कोरल रीफ्स हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है ओशियंस एज इकोसिस्टम, मेरीन पॉल्यूशन, ठीक है। ओशियन एज ए इकोसिस्टम पढ़ना है, मेरीन पॉल्यूशन पढ़ना है, ये नई चीज है, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद ओशियनिक रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। देखो ओशियनोग्राफी का बहुत बड़ा चंक जो है वो हमारे नेट के सिलेबस में कहीं ना कहीं है, तो लेकिन वो हिडन है, उतना हम क्लेरिफाई नहीं कर पाते, लेकिन यूपीजीडीसी के सिलेबस में दिया है। जैसे पहला दिया है टाइड्स वगैरह, तो इसमें भी है पहले से, ठीक है, तो उसको वरी नहीं होना है। पहली चीज उन्होंने दी है ओशियन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ, दूसरी चीज उन्होंने दी है मरीन पॉल्यूशन, तीसरी दी है मरीन इकोसिस्टम, और चौथी चीज दी है मरीन रिसोर्सेज, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मैनेजमेंट और उसका कंजर्वेशन। जैसे वो
केरला में वो हम बोलते नहीं मोनोजॉइट सॉइल टाइप का जो हमारा ओशनिक डिपॉजिट जो हमें मिल जाता है, तो उस तरीके की जो हमारी कोरल्स हैं, उस तरीके की जो हमारी अंडर सी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे हमें मैनेज करना है फ्यूचर के लिए भी, कैसे कंजर्व करना है और कैसे उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, इस तरीके के टॉपिक हमारे ओशनोग्राफी में एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में मैं नई चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप। इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप, देखो इसमें इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप नहीं है। ये टॉपिक जो फर्स्ट दिया यूपीजीडीसी के सिलेबस है वो नेट से नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी नहीं है, आई थिंक इसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी नहीं है। ठीक है, हम इसको भी देख लेंगे। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ये है हमारे पास। ठीक है, बाकी सब तो है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे पूछते भी हैं। देखो जो पेपर 1 का जो नेट का सिलेबस है ना, जिसमें पीडी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो हम पढ़ते हैं, उसमें सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी में ऑलरेडी दिया है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जो 17 के 17 गोल्स हैं वो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। कहोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी उसकी बना दूंगी कि याद करने का कैसे क्या तरीका रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन में क्या एक्स्ट्रा है मैं वो देख के बता रही हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन एग्जैक्ट सेम है, पॉपुलेशन में कुछ भी अंतर नहीं है। बस इसमें क्या है, नेट के सिलेबस में थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, बाकी एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, क्योंकि पॉपुलेशन में इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या, अगर वो देखो तो आप जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज दिया है ना, हालांकि पॉपुलेशन पॉलिसीज इसमें भी है, लेकिन इसमें दिया है सिर्फ पॉपुलेशन पॉलिसी, और नेट के सिलेबस में दिया है पॉपुलेशन पॉलिसी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो आप ऐसे जो समझ में आए वैसे रिलेट कर लेना। अब बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में मैं एक्स्ट्रा टॉपिक एग्जैक्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दी है सेटलमेंट ज्योग्राफी में कि ये जो हमारा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन जो है ना, वो तो इसमें मेंशन है जीडीसी के सिलेबस में, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इसके अंदर हमें गोल्डन चाइल्ड की थ्योरी पढ़नी है, हेनरी पियरी की थ्योरी पढ़नी है, लुइस मम्फोर्ड की थ्योरी पढ़नी है। तो ये नेट के सिलेबस में मेंशन है, तो इसका भी सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। बस एक आध टॉपिक इसमें नहीं है, जैसे जो नेट के सिलेबस में सोशल सेग्रेगेशन इन द सिटी है ना, तो इस तरीके के जो सोशल टॉपिक्स है वो नहीं है इसमें। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी, देखो अब मैं क्या बोलूँ इसको कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी आप लोग जानते हो, जैसे बर्गीज का मॉडल हो गया, हैरिस एंड उलमैन का मॉडल हो गया, और होमर हॉयट का मॉडल हो गया। ये सारे के सारे नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेंशन है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी पढ़ना है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो दोनों सिलेबस को मिला के पढ़ेगा, क्योंकि इसके यूपीजीडीसी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि सिर्फ नाम लिखा है। अब नाम से आप क्या पढ़ लोगे, वो तो थ्योरी पूछेंगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, नेट का सिलेबस और इसका सिलेबस एक साथ कोरिलेट करना है, और फिर उसको एक पेपर में लिख लेना है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए हमारे। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 बहुत थोड़ा बड़ी, क्या मतलब एक खतरनाक यूनिट ही मान सकते हैं, क्योंकि लंबी यूनिट है ये, खतरनाक तो ऐसा नहीं है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टाइप्स। ठीक है, देखो इसका टॉपिक और जो आपका नेट का टॉपिक है वो काफ़ी अलग है, इसमें थोड़ा मुझे लगा। ठीक है, तो एक बार इकोनॉमिक ज्योग्राफी को नेट से मिला लीजिएगा, इसके टॉपिक थोड़ा अलग हैं जो इसमें दिए हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आ सकता है, आप एग्रीकल्चर नेट वाला निकाल लो, जैसे लैंड क्लासिफिकेशन हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, और ये मेथड्स ऑफ डिलिनेशन हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये तो इसमें भी दिया है, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, विटलसी का जो हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात नहीं की है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पढ़ना है, और उसके न्यूअर चैलेंजेस क्या क्या हैं जो हम मेंस में भी पढ़ेंगे। देखो ये दोनों सिलेबस काम आएगा, ये मेंस के भी काम आएगा और प्रीलिम्स के भी काम आएगा। तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन देखना है, उसके चैलेंजेस देखने हैं, और उस पर एक आध नोट बना लेना। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का देखें तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, लोकेशन थ्योरी। देखो इसमें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में ऐसा कुछ है ही नहीं। लोकेशन थ्योरीज एंड मॉडल दिया है, लोकेशन थ्योरी एंड मॉडल से आप कोरिलेट कर सकते हो। इसमें वेबर की थ्योरी जो हमारे नेट में दी है, हूवर की थ्योरी, अगस्त लॉश की थ्योरी, प्रैड की थ्योरी और डीएफ स्मिथ की थ्योरी। तो आप ये पांचों थ्योरी को कवर कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही दिया है, लोकेशनल थ्योरीज एंड मॉडल। तो वेबर की थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, वेबर की, लॉश की तो पढ़ ही लेना आप इसमें, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं। हाँ, ग्लोबलाइजेशन इसमें भी है, इंडस्ट्रियल में भी और यूपीजीडीसी में भी है।
ठीक है। ट्रांसपोर्ट ट्रेड की बात करूँ तो वही स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल जो हमारा एडवर्ड उलमैन का एमी हर्स्ट का है वो दिया है इसमें, ठीक है। और इसमें जो कनेक्टेड इंडाइसेस है जैसे अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स है ना, और क्या साइनोमेट्रिक नंबर जो भी होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। दोनों में सेम ही दिया है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बात करते हैं यूनिट 7 की, ठीक है। हाँ, रीजनल ज्योग्राफी भी रह गया। रीजनल ज्योग्राफी में रीजन्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, क्या क्या टाइप्स है, रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। अब देखो यूपीजीडीसी का सिलेबस और नेट का सिलेबस कैसे इंप्लीमेंट करना है एक साथ, इधर से आप समझ लोगे। इन्होंने दिया है थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन जो नेट का सिलेबस है उसमें थ्योरीज के नाम भी दिए हैं, जैसे एल्बर्ट ओ हिर्समैन, गुनार मेडाल और जॉन फ्रीडमैन। ये 3 थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है। कौन कौन सी? एल्बर्ट ओ हिर्समैन, गुरनार मेडाल की थ्योरी और जॉन फ्रीडमैन की थ्योरी, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरी आप लोगों को कवर करनी है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो हमारे उसमें भी दिए हैं, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो हमारे होते हैं वर्ल्ड में, जैसे नाफ्ता हो गया है ना, ये जो साफ्टा नाफ्ता करके जो होती हैं, आशियान वगैरह जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन सबको स्टडी करना है इसमें। अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 7 जो है सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एक सेकेंड, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ठीक है। कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अगर हम इसमें कल्चर की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर जो हमारे नेट में भी दिया है, एरिया, हेरिटेज, कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल वेलबिंग। हाँ, ये तो हालांकि सेम ही है, ठीक है। बस इसमें एक टॉपिक देख लीजिएगा कि डिसीज इकोलॉजी क्या है। डिसीज इकोलॉजी हालांकि हमारे नेट के सिलेबस में भी है, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है इस पर, कम ही क्वेश्चन आए हैं इस पर, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन टॉपिक, सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक है। तो इसका जो कल्चरल का सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम ही है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल के सिलेबस की। तो देखो पॉलिटिकल के सिलेबस में नई चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, ये याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, बाउंड्री फ्रंटियर तो हमारे पास था ही, इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी था ही हमारे पास, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपरेशन, ये थोड़ा नया टॉपिक लग रहा है मुझे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ये है नहीं, ये तो ऑलरेडी है यार। सार्क वाला, आसियान वाला, ओपेक वाला और यू वाला, कोई नया नहीं। बस नया क्या है इसमें, पहला है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट पढ़ना है, ठीक है, इसी को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। बाकी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, थॉट की बात करते हैं, जो हमारा यूनिट नंबर 8 है। तो थॉट में एक्स्ट्रा क्या है, ग्रीक है, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डुअलिज्म हमें पढ़ना ही है। थॉट एग्जैक्ट सेम है, जिसमें हमें पर्सपेक्टिव में हमें पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना है। आप इस वीडियो को थोड़ा बढ़ा लेना ताकि आप एक बार गो थ्रू भी कर पाओ और आप लोगों को चीज़ें अवेयर भी रहें, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, जो हमारी ज्योग्राफिकल टेक्निक है। तो इसमें देखो ज्योग्राफिकल टेक्निक में से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हैं, इसे मतलब छोटा सा ही अगर आप लोगों को दिख रहा है तो अब इसमें तो नहीं दिखेगा। मैं एक बार इसकी जो स्क्रीनशॉट है आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। तो देखो इसके ज्योग्राफिकल टेक्निक में कोई सेपरेशन नहीं है, डायरेक्ट एक टॉपिक दिया है, ज्योग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम एंड ग्राफ, मैप के बारे में पढ़ना है, मैप के टाइप्स पढ़ने हैं, थीमेटिक मैपिंग, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, स्लोप एनालिसिस, प्रोफाइल्स, जियोग्राफिक डेटा, उसका मेजरमेंट, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन होता है, सैम्पलिंग को पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल को पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़नी है। तो इसमें ज्योग्राफिकल डेटा, सोर्सेज, मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कोरिलेशन भी है, रिग्रेशन, डिस्पर्जन, क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर मतलब बेसिक जो उसमें है तो उनको इन्होंने इकट्ठा ही लिख दिया, जैसे इमेज और फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, जीपीएस की कंपोनेंट, उसका एप्लीकेशन, जीआईएस, उसका डेटा फॉर्मेट जैसे रेस्टर एंड वेक्टर डेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा, फिर कन्वर्जिंग, जियो रेफरेंसिंग दी है इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक जो रिमोट सेंसिंग, स्टैटिस्टिक, मॉर्फोमेट्रिक में जो मेन जो हेडिंग्स होती है ना, मतलब मेन जो स्टार्टिंग के 2-4 जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको उन्होंने सब इंक्लूड करके लिख दिया है इसमें, ठीक है। यूनिट 10 तो मुझे लग रहा है आप लोग खुद ही एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 10 में कुछ भी नया नहीं है, सब वही है जो नेट के सिलेबस में है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब जो बची स्ट्रेटेजी की बात, उसकी हम वीडियो एक बार और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये पूरी वीडियो पूरी एंटायरली सिलेबस से रिलेटेड थी। सो थैंक यू सो मच।